इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है। मध्य प्रदेश को लेकर यह बैठक चल रही थी। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में यह बैठक चल रही थी। करीब 6 घंटे तक मंथन हुआ है इस बैठक में। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टिकट दावेदारों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेता बाहर आते हुए बैठक के बाद कांग्रेस वॉर रूम में यह बैठक चल रही थी। करीब 6 घंटे तक मंथन हुआ। टिकट के दावेदारों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई। मध्य प्रदेश को लेकर यह बैठक चल रही थी कांग्रेस वॉर रूम में। 6 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है। टिकट के दावेदारों पर चर्चा हुई है इस बड़ी बैठक में। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। मतलब कोई भी सूची कांग्रेस की जारी नहीं हुई है। क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर वो हम जानेंगे। अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, फिलहाल क्या अपडेट, बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? हाँ देखिए सुमित, आधिकारिक रूप से तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि जो बची हुई सीटें थी उस पर यहाँ पे एक राय बनाने की कोशिश की गई है। और हमारे जो सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद एक तरह से अनौपचारिक रूप से सीईसी की बैठक हो रही है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो रखा जा रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। उसमें कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये सब लोग बैठे हैं। और एक अनौपचारिक रूप से सीईसी की जो बैठक हो रही उस तरह से जो फैसला स्क्रीनिंग कमेटी ने दिया है, जो नामों पर मोहर लगी है, अब वो सीईसी की अनौपचारिक जो बैठक चल रही है उसमें उन नामों पर चर्चा की जा रही है। तो एक तरह से ये माना जाए सुमित के आज जो है ये 230 सीटों पर जो सस्पेंस बना हुआ था उम्मीदवारों का नाम चयन करने का सीईसी में, वो खत्म हो जाएगा। एक लंबी मैराथन बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की हुई और उसके बाद अब एक दूसरी अनौपचारिक रूप से सीईसी हो रही है। उसमें ये जो प्रस्ताव सीईसी स्क्रीनिंग कमेटी ने रखे हैं वो सीईसी के सामने रखे जा रहे हैं और उन पर मोहर लग सकती है। और इस बैठक में खुद राष्ट्रीय नेतृत्व यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है और उनकी सहमति ली जा रही है। और इस बैठक में जैसे ही नामों पर सहमति बन जाएगी, फिर उसके बाद जैसा कांग्रेस के बड़े नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि पितृपक्ष के बाद नवरात्रों में कांग्रेस अपनी पहली मध्य प्रदेश को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। सुमित, बिल्कुल अशरफ, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने कई सारे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, हालांकि कुछ सीटें अभी बीजेपी की बाकी भी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब कांग्रेस पहली सूची जारी करेगी तो कई सारे नाम उसमें हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अब जब ये बीजेपी ने अपने ज्यादातर पत्ते खोल दिए हैं, कांग्रेस ने नहीं खोले, तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम जो बीजेपी ने जिन सीटों पर उतार दिए हैं उसके उनके लिए वो अपने आसानी से जो तय कर सकती है कि हमें किस उम्मीदवार को किस बीजेपी की सीट से उतारना है, किसके सामने किस बड़े नेता को चुनाव मैदान में उतारना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अपनी तस्वीर साफ कर चुकी है। हाँ, जिन सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए तो कांग्रेस भी उम्मीद की जाती है कि वो इतनी जल्दी अपने उम्मीदवार नहीं घोषित करेगी। पहली सूची जब नवरात्रों में आएगी तो तकरीबन वो 100-125 के आसपास की सूची होगी। सुमित, ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम और ज्यादा भीषण हो गया है। विरोधियों को साधने के लिए जमकर वार पलटवार शुरू हो रहे हैं और जनता को साधने के लिए घोषणाओं की कोई कमी नहीं है। जहां देखो वहां वादों का अंबार लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी से स्कूली बच्चों के लिए नई योजना का ऐलान कर डाला
उधर मंडला में घोषणा हुई और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने कहा है और इसे कांग्रेस की झूठ कपट की राजनीति करार दे दिया। कहा कंफ्यूज कर जनता को फिर ठगने आ रही है कांग्रेस। एमपी में सजा सियासत का बाजार, विरोधियों पर प्रहार, वादों की बहार, सत्ता के रण में घोषणा जमकर करेंगे, जीत के लिए कुछ भी करेंगे। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, नतीजे का दिन मुकर्रर हो चुका है, जंग का ऐलान कर दिया गया है और इस जंग के लिए मैदान में उतर चुके हैं सूरमा, जो विरोधियों को मात देने के लिए चल रहे हैं वादों के हथियार। प्रतिद्वंदियों पर हो रहा है प्रहार और जनता के वोट का आशीर्वाद पाने के लिए घोषणाओं की है बहार। सत्ता के सिंहासन पर कब्जे के लिए रोज नित नए ऐलान हो रहे हैं, वादों की झड़ी लग रही है, पोटली से एक और वादा निकला है। कांग्रेस ने स्कूली बच्चों के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस सरकार ने जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मंडला से जो ऐलान हुआ वो बीजेपी को नागवार गुजरा। मोर्चा खुद मामा शिवराज ने संभाला, कहा ठगने वाले फिर आ गए हैं। सियासत में झूठ की दुकान लगी है, लूट सके तो लूट। कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक। मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते एक महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है। कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी जंग बेहद रोचक मोड़ पर है। एक तरफ बीजेपी के पास सत्ता बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 2018 का प्रदर्शन दोहराकर फिर सत्ता में आने का मौका। लिहाजा दोनों ही दल सियासी दंगल में जीत का जोर लगाकर हर वो दांव पेच चल रहे हैं जिसके बल पर विरोधियों को चित करके सरकार बनाई जा सके, भले ही इसके लिए वादों की गागर छलकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी की सियासत में अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले मैहर विधायक नयन त्रिपाठी ने आखिर बीजेपी से नाता तोड़ ही दिया। अब उनके वापस कांग्रेस का हाथ थामने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि नायन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि नवरात्रि में नयन त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। 2019 में विधानसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद से त्रिपाठी और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। नयन त्रिपाठी विरोध का झंडा बुलंद किए हुए थे, तो बीजेपी भी सब खामोशी से देख रही थी। अब टिकट काटकर बीजेपी ने बदला लिया, तो त्रिपाठी ने भी इस्तीफा देकर मोर्चा खोल दिया। चुनावी जंग, नारायण का बीजेपी से मोह भंग। नारायण त्रिपाठी अब नहीं बीजेपी के साथी। बीजेपी से रण, हाथ थामेंगे नारायण। आखिरकार मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी को अलविदा कह ही दिया। न सिर्फ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्यागी, बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजे पत्र,
3 लाइन में अपने त्याग पत्र में नारायण ने पार्टी छोड़ने की किसी वजह का जिक्र नहीं किया, लेकिन न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया और दो टूक कहा कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई आवेदन दे के नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे हाथ विनती जोड़ के, निवेदन करके, आग्रह करके, घुटने टेक के लाने का काम किए थे। और जब लाए होंगे तो बहुत कुछ आश्वासन दिए होंगे, बातें हुई होगी। उन बातों का जब पालन नहीं हुआ, इनके चाल चरित्र, चेहरा, षड्यंत्र, छल कपट, धोखा को जब मैं समझ लिया बहुत जल्द, एक बार ही बोला था मैं, जब 2016 में एमएलए बना तब मैं बोला था कि मुझे अब मंत्री बनाइए। तो बोले मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ नारायण जी, करूँगा। इसके बाद मैं ये बोला था कि मैं दोबारा कभी नहीं बोलूँगा, तो दोबारा कभी नहीं बोला कि मुझे मंत्री बना दो। देखिए, यदि प्रेशर नहीं डालेंगे और प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। हालांकि ये अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थीं कि नारायण का आगे का राजनीतिक सफर अब बीजेपी के साथ नहीं हो सकेगा। बीजेपी भी ये मान चुकी थी, जान चुकी थी, इसलिए अपने 2 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काटकर इस बार मैहर से उन्हीं श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिन्हें 2018 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने हराया था। नारायण त्रिपाठी मैहर से 4 बार के विधायक थे। पहली बार वो 2003 में समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। 2009 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। 2013 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। 2014 लोकसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी का समर्थन किया और फिर 2015 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2016 के उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और तीसरी बार विधायक बने। 2018 में भी बीजेपी से मैदान में उतरे और चौथी बार जीत दर्ज की, लेकिन जुलाई 2019 में उन्होंने विधानसभा में एक विधायक पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की। तब से कमलनाथ से उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं, लेकिन तख्ता पलट के वक्त बीजेपी के ही साथ बने रहे। इसके बाद नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश के लिए मोर्चा खोल दिया और हाल ही में उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली। नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। हालांकि कांग्रेस अभी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बीजेपी पर यह कहते हुए निशाना जरूर साध रही है कि कोई भी स्वाभिमानी नेता अब बीजेपी में नहीं रहेगा। वहीं बीजेपी अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। कोई भी समझदार आदमी जिसमें कुछ सम्मान और विचार शेष है, वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता है। जो भी स्वाभिमानी है, इज्जतदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के फरेब और छल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उसमें आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी भी एक हैं और अभी आगे आगे देखिए और कितने निकलते हैं। बीते 5 साल में नारायण त्रिपाठी ने सीएम से लेकर पीएम तक को तमाम मुद्दों पर पत्र लिखा। कई मामलों में उन्होंने बीजेपी विधायक होते हुए भी अपनी ही पार्टी की सरकार को भी घेरा। नतीजतन उनकी छवि बागी की बन गई और अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर बगावत का खुला ऐलान कर दिया। अब देखना है कि नारायण त्रिपाठी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो पुराने साथी कांग्रेस से गले मिलेंगे या फिर अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ 18। दुनिया में खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक्स की ओर भारत का बड़ा कदम बढ़ चुका है। ओलंपिक्स का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का सेशन होने जा रहा है। आईओसी सेशन ओलंपिक्स के लिए फैसले लेने वाली सुप्रीम बॉडी है और इस सेशन का आयोजन भारत में 40 साल बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 14 अक्टूबर को मुंबई में आईओसी सत्र की ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। आईओसी सेशन मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में होने जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आईओसी का सेशन होगा और इसी सेशन में क्रिकेट को लेकर भी फैसला हो सकता है। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जाए या नहीं, इस पर फैसला
हो सकता है आईओसी सेशन में ही भविष्य में होने वाले ओलंपिक्स के लिए मेजबान देशों पर भी फैसला होता है। भारत में 40 साल बाद हो रहे इस आयोजन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, जो आईओसी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आईओसी के सदस्य होने के साथ ही नीता अंबानी आईओसी के 3 अलग अलग आयोगों की भी सदस्य हैं। मुंबई में होने वाला आईओसी का सेशन भारतीय खेलों के लिए मील का पत्थर कैसे साबित होने वाला है, उसकी वजह भी समझनी जरूरी है। भारत में ओलंपिक्स गेम्स लाने के लिए आईओसी सेशन को एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भारत को मेजबान के तौर पर एक मजबूत दावेदार के तौर पर दुनिया देख रही है। दूसरा, भारत में आईओसी सेशन से भारतीय युवाओं को ओलंपिक मूल्यों की समझने और उसे अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तीसरा, इसके अलावा भारतीय युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां की करीब 50% आबादी की उम्र 25 साल से कम की है। खेलों के प्रति भारत का प्यार उसके दिल में बसता है, इसीलिए भारत की महत्वाकांक्षी और भविष्य का जो नजरिया है उसमें खेल का क्षेत्र भी शामिल है। आईओसी सत्र के आयोजन से भारत के करीब 1 अरब से ज्यादा भारतीय खेल प्रेमियों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के नए रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन और भारतीय संस्थाएं आगे चलकर नए खेल आयोजन कर सकेंगी। इससे यह होगा कि आगे चलकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भारत में नए निवेश आ सकेंगे। भारत की खेल प्रतिभाओं को निखारने का बड़ा मौका मिलेगा। इसके अलावा खेल क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारतीय प्रसारण और डिजिटल बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। और भारत में होने जा रहे खेल जगत से जुड़े इस बड़े आयोजन को लेकर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए भारत ओलंपिक्स की मेजबानी का एक मजबूत दावेदार है। Why not? I think we have all the means, and I'm sure the way our infrastructure is going, we can definitely host Olympics in the coming years. Why not? भारत में होने जा रहे आईओसी सेशन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, क्योंकि भारत में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन पिछले कई सालों से एक के बाद एक नई पहल करता आ रहा है। खेल और खिलाड़ियों के लिए ये सारी कोशिशें रिलायंस फाउंडेशन नीता अंबानी के नेतृत्व में कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से देश की खेल प्रतिभाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों के लिए नए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने के अपने अभियान में लगातार जुटा हुआ है। इसके तहत रिलायंस फाउंडेशन स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के खेल को भी बढ़ावा देने में जुटा है। अपनी पहल के जरिए रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे देश तक अपनी पहुंच बनाई है। अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं तक रिलायंस फाउंडेशन पहुंचा है। अपनी पहल के जरिए रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे देश तक अपनी पहुंच बनाई है और अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं तक रिलायंस फाउंडेशन पहुंचा है। आज पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है। ऐसे में भारत इकलौता देश है जो इतनी विविधता होने के बावजूद तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व शांति के लिए सनातन को समाधान बताया।
दुनिया में अमन और शांति के लिए सनातन के महत्व का विश्लेषण किया मैनेजिंग एडिटर अमिश देवकर ने। बची हुई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया पर छाए संकट के बादलों की छाया को हटाने के लिए एक शानदार उपाय बताया है। आप भी सुनिए। विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने क्यों विश्व शांति के लिए सनातन को समाधान बताया, अब यह भी समझ लीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट युद्ध की आग में झुलस रही है। रूस और यूक्रेन करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है। इसे आप फिलिस्तीन और इजराइल वॉर भी कह सकते हैं। चाइना और ताइवान में तनाव किसी से छिपा नहीं है। उत्तर और दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, अमेरिका और रूस, हर जगह तनाव ही तनाव है। लेकिन अगर ध्यान से देखा और समझा जाए तो आप पाएंगे कि भारत ही इकलौता देश है जो तमाम चुनौतियों के बावजूद, जहां पे आतंकवाद भी एक बड़ी चुनौती है, लगातार तरक्की कर रहा है। दुनिया में भारत जितना डाइवर्स कोई दूसरा मुल्क आपको नहीं मिलेगा। भारत एक ऐसा अकेला देश है जहां हर 100-200 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, खाना और लिहाजा बदल जाता है और जिस पर हमें गर्व है। लेकिन यह देश अनंत काल से आबाद है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहां पे कितने भी आक्रांता आए, और इसकी वजह समझने के लिए हमें अपने इतिहास को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। भारत सनातन की भूमि है। हम प्रकृति के सभी एलिमेंट्स को सोर्स ऑफ एनर्जी मानकर पूजते हैं। सनातनियों का पूर्ण विश्वास है कि हर जीवित चीज में ईश्वर का वास है। हमारे लिए अतिथि देवता है और हम किसी को भोजन कराना और पानी पिलाना पुण्य कर्म मानते हैं। सनातन धर्म का मूल मंत्र है वर्ड इज वन फैमिली, यानी वासुदेव कुटुंबकम। यानी सनातनियों की डिक्शनरी में अनैतिक विस्तारवाद कहीं भी नहीं है। यानी तलवार के दम पर अपना खौफ पैदा करना यह है ही नहीं। दुनिया में नजर घुमाकर देखिए, कहीं ताकत की लड़ाई है, कहीं अधिकार की लड़ाई है, तो कहीं धर्म के नाम पर गले काटे जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर सनातन संस्कार इंसान को इंसान समझने की प्रेरणा देता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वासुदेव श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं कि अच्छा बुरा, लाभ और हानि कुछ भी इंसान के वश में नहीं है। तो सीख यह है कि अगर इंसान के वश में कुछ है ही नहीं, तो फिर लड़ाई और झगड़ा किस बात का है, क्यों है। यानी योगी आदित्यनाथ की बात का सीधा तात्पर्य है कि लड़ाई का मकसद नहीं होगा तो शांति की गारंटी होगी व्यूअर्स। और सनातन संस्कारों की तरह अगर दुनिया का हर व्यक्ति लालच छोड़कर दूसरे की भलाई के लिए कार्य करेगा तो दुनिया में शांति आना निश्चित है। कोरोना काल को याद करिए, भारत के सनातन संस्कारों का प्रभाव पूरी दुनिया ने देखा, प्रभाव देखा। उस दौर में हमने न सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई बल्कि कई देशों को वैक्सीन और दवाओं के साथ मदद करी। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार ही तो थे, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। हम तो सबकी शांति की कामना करते हैं। हम कहते हैं ओम शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, ओम शांति सर्व शांति, शांति 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 ओम। हम तो ये कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सनातन शांति का संदेश है। व्यूअर्स, आज जो मैंने आपके साथ बात साझा करी, ये इस तनाव के माहौल में आपको जरूर शांति देगी। नमस्कार। आगे बढ़ेंगे। अशोकनगर से खबर है जहां टायर फैक्ट्री में आग लगी है। टायर की बिल्डिंग में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पास में दीपम हॉस्पिटल की बिल्डिंग ने आग पकड़ ली है। बिल्डिंग के बाहर भी तेज लपटें आग के देखी जा रही हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पास में हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी आग लग गई।
बिल्डिंग के बाहर भी आग की लपटें देखी जा सकती हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आग को बुझाने का प्रयास हो रहा है। हॉस्पिटल में 2 मरीज मौजूद थे, मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अशोकनगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना है। जिले की 4 नगर पालिका की फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर, प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। आग लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में युवक की पिटाई हुई। चोरी की आशंका के चलते युवक को पीट दिया गया। शिप्रा थाना क्षेत्र के मंगलिया में चोरी की शंका में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। युवक को 3 बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। ग्वालटोली इलाके में रहने वाले बदमाश सचिन बोरासी और ऋषभ बोरासी का वीडियो बताया जा रहा है। बदमाश सचिन बोरासी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है उसका। बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर से खबर, जहां पर चोरी की आशंका में पिटाई की, युवक की जमकर पिटाई की है। शिप्रा थाना क्षेत्र के मंगलिया में चोरी की शंका में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक को 3 बदमाशों ने बेरहमी से पीटा।